गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। सबसे आगे मैं आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब और जामनी रंग पहना आदे उन्होंने बैंगनी रंग। बैंगनी रंग, जामनी और बैंगनी में क्या फर्क है? ऐसे मजे से मैंने कह दिया। अच्छा, वैसे अच्छा कलर है, नाइस कलर। लड़कों को हम बड़े कम इन कलर्स में देखते हैं, तो इट्स गुड कि आप स्टीरियोटाइप्स ब्रेक करें बहुत सारी। मजबूरन हाँ, कि लड़के पिंक भी पहन सकते हैं, लड़के जामनी भी पहन सकते हैं, लड़के कोई भी कलर पहन सकते हैं, बल्कि कोई भी कलर पहन सकता है। रंगों का कोई जेंडर नहीं होता। शुक्र है आपने कहते कोई भी कोई रंग पहन सकता है, वरना सिर्फ मर्दों की तरफ ये डिस्कशन जा रही थी। हाँ। तो आप खैर आप लोग तो हर कलर पहन ही लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। ऐसे चलें जी, मेरे साथ सबीन फारूक है, बताना भूल गया आपको, वैसे तो आपको मालूम है। और हमारे साथ क्या है? फॉग है, इस्लामाबाद में धुंध है, अंधा धुंध है। आज भी सुबह जब घर से निकले तो गलियों के अंदर भी, मेन रोड्स पर भी हर जानिब धुंध का राज था। और एक चीज समझ नहीं आ रही सबीन कि ये धुंध का पैटर्न आखिर क्या है। कल थोड़ी सी कम थी, उम्मीद कर रहे थे कि आज भी कम होगी, लेकिन कल रात से ही, रात को तकरीबन 7:30-8 बजे के बाद धुंध आना शुरू हुई है जी। अंधा धुंध। और उसके बाद सुबह भी ऐसे ही मामलात थे, कुछ नजर नहीं आता, लिटरली जीरो विजिबिलिटी। एग्जैक्टली ऐसा ही है। अच्छा, परसों का जो मैं देख रही थी, रात का जो मौसम था वो इट वाज वेरी स्केरी, क्योंकि वो ऐसे लग रहा था, इतनी रोशनी थी आसमान पे, इतनी ज्यादा फॉग थी बिल्कुल कि ऐसे लग रहा था जैसे मगरिब का टाइम हो रहा है या सुबह फजर का टाइम हो रहा है, मतलब रात के 8 बजे जब गुप्त अंधेरा होता है। लेकिन आप ये देखें, ये जो फॉग अभी पाकिस्तान में, जब हम फॉग की बात करते हैं मैदानी इलाकों की, जरा इस्लामाबाद तो तकरीबन पहाड़ी इलाका ही है, तकरीबन पहाड़ी इलाका है। पोचराहाट प्लेटू से इस तरफ पहाड़ी इलाका शुरू हो जाता है। सही बात है। और उसके बाद जब हम देखें कि अगर अभी से फॉग इतनी ज्यादा हो रही है, तो जरा ये सोचिए कि जो पोल्यूशन यहाँ पर है, कि अगर मैं AQI की बात करूँ, कल भी 200+ था, आज भी कुछ ऐसे, तो वेरी अनहेल्दी है ये। और ऐसे में अगर चंद सालों में इस पे काबू ना पाया गया तो ये फिर फॉग स्मॉग बन जाएगी, जैसे कि हमने लाहौर में देखा है। तो अभी से हमें स्टेप्स लेने होंगे। अगर इस तरह की फॉग अभी हो रही है और आगे चलकर हम देखें कि ज़ाहिर ट्रांसपोर्ट के मसाइल या धुआं छोड़ती गाड़ियाँ, बहुत से और फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग होते हैं, तो इसमें स्मॉग की तरफ खुदा न खास्ता ना मामला जाए, हैजर्डस एनवायरनमेंट ना हो जाए, इसके लिए हमें वाकई स्टेप्स अब लेने होंगे। और जो इस वक्त सिचुएशन है फॉग की, इसमें ज़रा फॉग लाइट्स का इस्तेमाल लाजमी करें, बहुत ही एहतियात से ड्राइविंग करें। और सिर्फ इस्लामाबाद की बात नहीं, पंजाब में, KP में, हर तरफ हम ये देख रहे हैं कि धुंध छाई हुई है। इस्लामाबाद पेशावर मोटरवे रशकाई से बुरहान इंटरचेंज तक हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद है। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे पर भी मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक रोक दी गई है। सवात एक्सप्रेस मोटरवे काटलंग से चकदरा तक बंद कर दी गई है। कौमी शाहराह पर भी धुंध से ट्रैफिक की रवानी मुतासर, ज़ाहिर है वो बंद नहीं होती, लेकिन रवानी मुतासर होती है। और मोटरवे हुकाम ने कहा है कि दौरान सफ़र एहतियात करें, और ज़ाहिर ये बड़ा अहम है कि एहतियात की जाए। और उसमें सिर्फ आप अगर नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस की वेबसाइट पर जाएं तो उसमें वेदर अपडेट आ रही होती है, कौन सा रास्ता खुला है, कौन सा रास्ता बंद है, सब कुछ उसमें लिखा होता है। अगर तब भी आपको नहीं मुयस्सर इंटरनेट या आप नहीं देख पा रहे और आपको थोड़ी सी क्रेडिबिलिटी आप चाहते हैं, तो उसमें आप ये कोशिश करें कि आप कॉल करें। बिल्कुल ऐसे पुलिस को। बाकी शहरों का मौसम क्या है? जी, बाकी शहरों का मौसम कैसा है? सबसे पहले इस्लामाबाद के मौसम की बात करेंगे हम। इस्लामाबाद में जिस तरह हम पहले भी बता चुके हैं कि फॉग काफ़ी ज़्यादा है, कम से कम 6 ज़्यादा 18 डिग्री सेंटीग्रेड है इस्लामाबाद में। लाहौर में कम से कम 6 ज़्यादा 14 डिग्री सेंटीग्रेड है, और कराची में कम से कम 14 ज़्यादा 26 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन ठंड जो है वो आ चुकी है तकरीबन अब कराची में, और आज बारिश की पेशन गोई भी है। तो लेट्स सी वेदर, मौसम किस तरफ जाता है। और पेशावर की बात करेंगे, पेशावर में कम से कम 8 ज़्यादा 19 डिग्री सेंटीग्रेड है, और कोयटा कम से कम 4 ज़्यादा से ज़्यादा 15 डिग्री सेंटीग्रेड है। और ये हालात हैं मौसम के बिल्कुल ऐसे। और अगर हम देखें बाकी शहरों की बात भी करें तो गिलगित बल्तिस्तान, शुमाल मगरबी बलोचिस्तान और चित्राल में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश और बर्फबारी पहाड़ों पर इसका इम्कान भी जाहिर किया गया है। तो ये मौसम कुछ ऐसा है कि सख्ती की तरफ जा रहा है। बढ़ते आगे, और सिर्फ पाकिस्तान के मौसम की बात क्यों करें, हम क्यों ना सिडनी की बात भी करें। यहाँ पर भी बारिश हुई है, और ये बात करना इसलिए बहुत अहम है चूँकि वहाँ पर मैच मुतासर हुआ है। ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान तीसरा टेस्ट मैच, और इसमें देख रहे हैं कि बारिश की वजह से ये मैच मुतासर हुआ है। और इस वक्त अगर स्कोर आपसे शेयर करें तो ऑस्ट्रेलिया ने 2 विकेटों के नुकसान पर 116 रन बनाए थे, और ऑस्ट्रेलिया की जो पहली विकेट है वो 70 रन पर गिरी थी। डेविड वार्नर 34 रन पर और आगा सलमान की गेंद पर आउट हुए थे, और 108 के स्कोर पर उस्मान ख्वाजा पवेलियन वापस गए और उन्होंने 47 रन बनाए थे। आमिर जमाल की गेंद पर मोहम्मद रिजवान ने उनका कैच किया था। पाकिस्तानी टीम अपनी पहली इनिंग्स में 313 रन बनाकर कल आउट हुई थी, और इस वक्त बहरहाल ये मैच मुतासिर है ड्यू टू रेन। तो मौसम का असर हर जगह पर हो रहा है वैसे हम देखें तो।
ऑब्वियसली हर जगह पे है, हर जगह पे। फिर अब एक और चीज़ का भी मौसम है वैसे आगे, सियासी मौसम। लेकिन उसमें बड़ी अहम खबर आज है जी, तहरीके इंसाफ इंतखाबात से पहले इस वक्त तक की जो खबरें हैं, मामलात हैं, जो माहौल है, तो बल्ले के निशान से वो दूर है, बल्ले के निशान से वो महरूम है। यानी तहरीके इंसाफ के पास अब बल्ला नहीं है। तो क्या करें? गुल्ली डंडा खेल लें, 2018 में जैसे खेला था खेल लें। अच्छा, वो बल्ले से खेला था? मतलब वो गिल्ली डंडा था, वो खेल लें, मतलब बल्ला नहीं है तो अब गिल्ली डंडा ही सही। अच्छा, ये लाइटर रूट हमने कहा है, ज़ाहिर है फिलहाल तहरीके इंसाफ का मुतालबा है कि उनको बल्ले का निशान सुप्रीम कोर्ट भी जाने का उनकी तरफ से हाँ, लेकिन जो कल वगैरह आ रही होती है सुप्रीम कोर्ट वाला मामला अहम है, लेकिन सबीन जो पेशावर हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त थी उसकी बात हम पहले कर लेते हैं। और जो लाहौर हाई कोर्ट है उससे कुछ देर पहले खबर ये आई थी कि बल्ले से के निशान से मुताल्लिक़ जो दरखास्त है वो नाकाबिले समात करार दे दी गई है और दरखास्त को खारिज कर दिया गया है। और इससे पहले कल हमने क्या देखा था, पेशावर हाई कोर्ट से जो इलेक्शन कमीशन का PTI के खिलाफ जो फैसला था वो बहाल किया गया है। और ज़ाहिर है अब इस दरखास्त पर जो मज़ीद समात है वो 9 जनवरी को होनी है। और पेशावर हाई कोर्ट ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया और ये कहा है कि PTI के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो मरकज़ी दरख्वास्त में सुने जाएंगे और दरख्वास्त मुकर्रर करदा तारीख पर सुनी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट साफ और शफाफ इलेक्शन के इनकाद का हुक्म दे चुकी है। ये ज़ाहिर उनकी तरफ से रिमार्क्स आए हैं। अब लेट्स सी क्या होता है, चूँकि जब कल ये होना था तो उसमें PTI की तरफ से वकील पेश नहीं होता। अब ये 9 तारीख को समात होनी है। उससे पहले मैं आपको बता चुका लाहौर हाई कोर्ट का कि आज उससे मुतालिक दरखास्त खारिज कर दी गई है। अब लेट्स सी क्या होता है, चूँकि अब ये कहा जा रहा है जो चेयरमैन तहरीके इंसाफ है उनकी तरफ से कहा गया है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, जिसका हवाला सबीन आप भी दे रही थी कि सुप्रीम कोर्ट जाने का उन्होंने ऐलान कर दिया और कहते हैं कि इंतखाबी निशान वापस लेना पार्टी तहलील करने के मुतरादिफ है। और ऐसे में वो कहते हैं कि इन इक़दामात से इंतखाबात पर सवालिया निशान आएगा। उम्मीदवारों का इंतखाबी निशान एक ही होना चाहिए। बल्ला ना मिला तो वो कहते हैं प्लान बी है, फिर फैसला करेंगे कि किसी और निशान पर लड़ना है या आज़ाद। मैं क्वेश्चन इज कि अगर पार्टी इंतखाबात कदम करार दे दिए गए हैं, बल्ला नहीं मिल रहा तो कोई और निशान कैसे मिल सकता है? फिर तो आपको आज़ाद हैसियत में ही जाना पड़ेगा। लेकिन इसमें एक बात और बड़ी अहम है और वो सियासी जमातों के तनाजुर से मैं करना चाहूँगा। एक ऐसे माहौल में जब एक जमात ये कहती है कि हमें आप इलेक्शन में थोड़ा सा कॉर्नर कर रहे हैं, हमारा इंतखाबी निशान आप हमें नहीं दे रहे, और ऐसे में एक और सियासी जमात है विच इज पीपल्स पार्टी, वो एक दरखास्त देते हैं और कहते हैं किसी जमात को तीर से मिलता जुलता निशान भी ना दिया जाए। यानी एक जमात को निशान नहीं मिल रहा और एक कहती है अपना निशान तो है सो है, हमारे से मिलता जुलता निशान भी किसी को ना दिया जाए, कोई पेंसिल पेन ना दिया जाए, तीर से मिलता जुलता होगा। क्या बात करें इस पे? वैसे बात करना समझ नहीं आती, क्या बात करें और क्या बात करें। लेकिन पीपल्स पार्टी से एक और बात भी याद आ रही है। हाँ। एक अंडर ट्रेनिंग शख्स था। तो आप ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है? खबर तो ऐसी वालिद साहब ने ट्रेनिंग की है या बाकी उनके जो मेंटोर्स हैं उन्होंने ट्रेनिंग की है? कंप्लीटेड? कल के ट्वीट से ऐसे ही लग रहा है कि ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई और अब वो वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए तैयार है। क्योंकि कल उन्होंने ट्वीट कर दी है, ट्वीट आपको स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा है जी कि वो वज़ीर-ए-आज़म के उम्मीदवार होंगे। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने इसकी मंजूरी दे दी है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने बिलावल भुट्टो का नाम पेश किया है। पार्टी की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे के लिए नामजदगी मिलने पर बिलावल भुट्टो खुशी से निहाल हैं, बनता भी है। ट्वीट किया और कहा कि 8 फरवरी को पुरानी नफरत और तकसीम की सियासत को दफन करना होगा। ज़रा ये एक अहम बात उनकी तरफ से खुशी बनती भी तो है ना, इतनी बातें उन्होंने सुनी भी हैं और इतना कायल उन्होंने किया है और इतने टाइम तक वो बिल्कुल एक तरह से अंडर ट्रेनिंग ही थे। 2-3 हफ्तों में ट्रेनिंग हो जाती है वैसे? उनकी हो जाती होगी, मतलब उनके वालिद भी इतने पुराने सियासतदान हैं तो ऑब्वियसली हो जाती होगी। चलो ठीक है जी, ऐसी ट्रेनिंग्स ऐसे हो जाती हैं, टेंशन क्यों आती होती? ठीक है जी, आप कहती हैं मैं मान लेता हूं। ज्यादा वक्त दरकार नहीं होता वैसे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे जी, कुछ और खबरें शामिल करते हैं। जरा सियासी माहौल में हमने कुछ बातें आपसे जरूर शेयर की जो इस वक्त की अपडेट्स। अब जरा कोई अनोखी खबरों की बात करते हैं। 2024 में जो कुछ खबरें अब हमारे सामने आ रही हैं और कहते हैं किसी का साल अच्छा गुजरता है और कोई जो है नए साल में एंटर होके कहता है कि मेरा ये साल बहुत अच्छा गुजरेगा। तो एक बड़ी अनोखी खबर है कि 1 मिनट ने 1 साल का फासला बढ़ा दिया है। और वो किस तरह से, हम इस वक्त क्रोएशिया की बात कर रहे हैं जहां पर जुड़वा बच्चे अपनी सालगिरह 2 मुख्तलिफ तारीखों पर मनाएंगे। क्रोएशिया में नहीं, अमेरिका से भी ऐसी ही खबर है। कुछ ऐसी ही खबरें आई हैं, 2 खबरें। सबसे पहले क्रोएशिया की बताते हैं कि 1 मिनट के फासले में पैदा होने वाला के बाद इन बच्चों की पैदाइश में 1 साल नहीं, क्योंकि अगर एक बच्चा जो है उसकी पैदाइश हुई है रात को 11:59 पे, ठीक है, तो मतलब वो था 31 दिसंबर 2023।
23 हाँ 13 ये इंतखाबात नहीं हो रहे, एक काका पैदा हो रहा है 2023 एग्जैक्टली। और जो अगले की हुई है वो 12 के बाद हुई है, तो वो 2024 में पैदा हो गया। अब दो, लेकिन उन दोनों के लिए भी अच्छी बात है कि अलग अलग दिन बर्थडे सेलिब्रेट हो के दोनों को अलग अलग लाइमलाइट मिलेगी। बिल्कुल, ये भी जरूरी होता है काफी। लेकिन वो कैसे बताएंगे? हम ट्विंस तो हैं लेकिन हम में 1 साल का फर्क है। 1 साल का फर्क है एग्जैक्टली। कुछ मिनट्स जो है वो 1 मिनट जो है उसने सारा मंजर बदल दिया, हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए। चले जी, ज़ाहिर है अब उनकी। अच्छा, वैसे जिस तरह कहते हैं ना कि जिस वक्त आप पैदा होते हैं, जिस डेट को आप पैदा होते हैं, तो उस वक्त का इम्पैक्ट आपकी पर्सनालिटी पर होता है। जो सितारों का हाल बताने वाले तो कुछ ऐसे ही कहते हैं। तो आप होंगे तो ये ट्विंस, और हो सकता है बिल्कुल आइडेंटिकल ट्विंस हों। आई एम नॉट श्योर कि आइडेंटिकल ट्विंस हैं या नहीं, बट उनके बिल्कुल ही हो सकता है आदात मुख्तलिफ हों, डिफरेंट हो, बिल्कुल डिफरेंट हो। ये बड़ा मैटर कर रहा था। और ऐसी खबरें अमेरिका से भी और बाकी जगहों से भी कुछ ना कुछ ऐसी रिपोर्ट हुई है, और हम देख रहे होते हैं कि ऐसी खबरें आ रही होती है कि वो कहते हैं 1 साल 1 मिनट 1 साल बिल्कुल ऐसे बड़ा छोटा हो जाता है बच्चा। एक खबर और है चिली से। चिली की एक दादी अम्मा है, ऑनलाइन गेमिंग सेलिब्रिटी बन गई हैं। गेमिंग प्लेटफॉर्म फ्री फायर पर उन्होंने जो प्लेयर्स खेल रहे थे, उनके वहमो गुमान में भी नहीं था कि उनकी जो हरीफ है वो 81 साला मारिया एलिना है। मारिया तन्हाई से बचने के लिए, अच्छा वक्त गुजारने के लिए उनके ग्रैंड सन ने उनको ऑनलाइन गेम खेलना सिखाया, और एक्टिव रहने के लिए मारिया जी कह दूं इनको या मारिया दादी कह दूं, क्योंकि ज़रा बड़ी उम्र की बड़ी है ना, जी कहते हैं मारिया जी। तो कंप्यूटर पर गेम खेलने लगी और फिर ऐसा मज़ा उन्हें आया कि मारिया जी गेमिंग में महारत हासिल करती गई। फ्री फायर में एक मुख्तसर जो फॉर्मेट था उसमें उन्होंने एक जंगजू होता है मामी नीना, एग्जैक्टली वो ओवरऑल एक गेम है जिसका बता रहे हैं, और जो खेलते हैं उनको तो बेहतर तरीके से पता है वो क्या एग्जैक्टली। और वहां पर अपने निकनेम उन्होंने रख के वो गेम वो खेल रही थी, और उनका जो पोता था उसने उन्हें सिखाया था ताकि वो तन्हाई का शिकार ना हो। अच्छा, उसके बाद टिकटॉक पे उनके मिलियंस फॉलोअर्स हैं, लोग बहुत ज्यादा उनको पसंद करते हैं, लोग फॉलो करते हैं, और वो कहते हैं कि बड़ा अच्छा काम करिए। अच्छी बात है, मतलब इस उम्र में आपको जो अच्छा लग रहा है, जो चीज़ आपको तन्हाई से बचा रही है, आपके माइंड को एक्टिव रख रही है, वो आप लोग करें। और जो लोग देख रहे हैं हमें, वो भी अब ऐसे होता है कि एज इज जस्ट अ नंबर, जो दिल करे वो करें। एग्जैक्टली। पढ़ते हैं आगे जी। पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो की बात करते हैं, जो कहते हैं कि मेरे लिए सबसे पहले है फैमिली। क्रिस्टियानो रोनाल्डो अपनी पार्टनर और बच्चों पर जान छिड़कते हैं, और अपनी वालिदा के भी वो खूब लाड उठाते हैं। अपनी वालिदा की बर्थडे पर क्रिस्टियानो ने उन्हें शानदार सरप्राइज दिया है। सऊदी अरब से आधी रात को अपने घर मुजरा पहुंचे ताकि अपनी वालिदा को बर्थडे पर शानदार एक गाड़ी का तोहफा पेश कर सकें। चमचमाती गाड़ी है ये, और क्रिस्टियानो जो है अपनी जो क्रिस्टियानो के जूनियर हैं, उनके जो बच्चे हैं, उनका जो बेटा है, जिसको अक्सर लोग कह रहे होते हैं बड़ी उनकी शक्ल मिलती भी है, तो कहते हैं कि जी रोनाल्डो जूनियर एग्जैक्टली। तो वो अपनी दादी अम्मा को गाड़ी तक लेकर आए, और दादी अम्मा रोई, इमोशनल होगी बहुत ज्यादा, और बड़ा अच्छा सा मंजर था जो कि सोशल मीडिया पे शेयर किया गया, और उसके बाद वायरल हुआ। इतनी अच्छी बात होती है, ऐसी खबरें सुन के बड़ा अच्छा लग रहा होता है कि आप जितने मर्जी बिजी हैं अपने स्केड्यूल में, आपकी जितनी टफ ट्रेनिंग चल रही है, जिंदगी में आप हैं, लेकिन वहीं पर आप अपने पेरेंट्स को मत भूलें, स्पेशली ऑन स्पेशल डेज और अदरवाइज भी अदरवाइज भी बड़ा ज़रूरी होता है कि आप उनकी छोटी छोटी चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। छोटी चीज़ मतलब वैसे भी, और ज़ाहिर बर्थडे पार्टी का भी उन्होंने इंतज़ाम किया था, और उनके पसंदीदा जो एक ब्राज़ीलियन सिंगर हैं उनको भी खुसूसी तौर पर उन्होंने मधु भी किया था। वाह। और उसके बाद फिर वो डांस करते हुए नजर भी आए इस पार्टी में। चलें जी, बढ़ते हैं आगे, कुछ और खबरें शेयर करते हैं। ये तो आपको विजुअल हम दिखा रहे हैं बर्थडे पार्टी का, जिसमें वो डांस कर रहे हैं, और उससे पहले ज़रा गाड़ी का तोहफा देने का विजुअल हमने आपसे शेयर किया। बढ़ते हैं आगे, कुछ और खबरें हैं शेयर करते हैं। बरतानिया के चेस्टर चिड़ियाघर में डांसिंग लेमर की पैदाइश पर जश्न मनाया गया है। कोकोरल शिफाका नस्ल का लेमर, इसकी नस्ल मादूम होती जा रही है। इंतहाई नायाब नस्ल का ये लेमर सिर्फ मडागास्कर में पाया जाता है। डांसिंग लेमर दरख्तों पर 20 फीट से लंबी छलांगें लगाने की सलाहियत रखता है। गुज़श्ता 30 सालों में दरख्तों जंगलात की कमी के बायस डांसिंग लेमर की नस्ल 80% मादूमियत का शिकार हो चुकी है। चेस्टर चिड़ियाघर की जानिब से लेमर की पहली वीडियो जारी की गई, जिसमें नन्ना मुन्ना सा ये बच्चा उछल कूद करता नजर आ रहा है, और अपनी जो माँ है उसकी पीठ पर सवार टहनियां कुतरता नजर आ रहा है, लाडियां करवाता नजर आ रहा है। बच्चे होते हैं जो भी हो वैसे। एग्जैक्टली, वेरी नाइस जी, क्या बात है। अच्छा जी, हमने कोशिश की कि जो है जितनी मुस्बत खबरें आपको दे सके, तो आज हमने सारी मुस्बत खबरें आपको दी। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन जब ब्रेक से वापस आएंगे, चूंकि अब हम ब्रेक पर जा रहे हैं, तो फिर
बात सियासत की करेंगे। JUI इस माहौल में क्या राय रखती है जब एक बात की जाए मौलाना फजल रहमान साहब की तरफ से कि इंतखाबात में ताखीर हो भी जाए चंद दिन की, कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। तो हाफिज हुसैन अहमद साहब से इससे मुताल्लिक़ सवाल करेंगे कि क्या JUI तैयार नहीं है या ये बात किसी खास वजह का इशारा देती है। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। इंतखाबात का मौसम है और मुल्क में सियासी जमातें 8 फरवरी के इलेक्शंस की तैयारियां कर रही हैं। उम्मीदवारों के नाम और टिकटों की तकसीम पर गौर हो रहा है। कहीं पर लड़ाई हो रही है तो कहीं पर इत्तेफाक भी किया जा रहा है। और इत्तेफाक कहाँ हुआ है वैसे? इत्तेफाक वैसे खबरें आती है जब जहाँ पर ऐसे हमें नजर आ रहा होता है कि अच्छा जी इख्तलाफ हो रहा है, तो वहीं पर जब बात की जाए तो कहते हैं नहीं हमारे दरमियान तो इत्तेफाक है। एनी हाउ जमीयतुल इस्लाम की अगर बात की जाए JUIF की, तो मुसलसल इंतखाबात के डिले की वो मुहिम चला रही है। एक तरह से देखा जाए कभी वो कहते हैं जी ख़राब मौसम है और 8 फरवरी को इलेक्शंस नहीं हो सकते, और कभी वो ये कहते हैं कि अमन अमान की सूरत हाल ठीक नहीं है, तो इंतखाबात को आगे ले जाने की वो बार बार बात कर रहे हैं। लेकिन माजी की शुएब अगर बात की जाए तो इस मौसम और इसी तरह के हालात के बावजूद इलेक्शंस तो हुए हैं। 2008 में इलेक्शंस तो हुए हैं तब भी। बिल्कुल ऐसे ही है। तो फिर सवाल यह है कि अब क्यों मुलतवी किए जाएं, और JUI की पीपल्स पार्टी से मुसलसल कशीदगी बढ़ने की खबरें आ रही हैं और मुस्लिम लीग नून के साथ भी सीट एडजस्टमेंट पर इख्तलाफात की बातें सामने आ रही हैं। तो कहीं से अच्छी खबरें तो नहीं आ रही। वैसे पार्टीज के मिल बैठने की खबरें आती हैं लेकिन बस फिर खत्म हो जाती हैं और कोई रिजल्ट ओरिएंटेड चीज हमारे सामने उस तरह से नहीं आ। लेकिन इस वक्त इलेक्शंस में डिले क्यों हो रहा है, इसी हवाले से बात करेंगे। इस वक्त प्रोग्राम में ज्वाइन किया है मरकजी रहनुमा है JUIF के और साबिक सेनेटर भी हैं हाफिज हुसैन अहमद साहब। हाफिज साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। हाफिज साहब इलेक्शंस के हवाले से बात करेंगे कि JUIF की तरफ से तो मुसलसल यही बात की जा रही है। मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि इलेक्शंस में ताखीर हो जाए तो कोई इसमें बुरी बात नहीं है, कोई मुजाहिका इसके अंदर नहीं है, कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। तो डिले की बात बार बार क्यों की जा रही है? क्या क्या फैक्टर्स है जो कि आप लोगों के माइंड में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जहाँ तक जमीयत उलमा इस्लाम का मौक़िफ़ है तो ये बात रोज़ रोशन की तरह आयान है कि 2018 के जो इंतखाबात में जिस अंदाज में ताजपोशी की गई एक शख्सियत की और जिस तरह इंतखाबात हुए थे, इंतखाबात के फ़ौरन बाद जमीयत उलमा इस्लाम की सेंट्रल कमेटी ने वाज़ेह तौर पर यह फ़ैसला दिया कि हम असम्बलियों में नहीं जाएंगे, और हमने अपोजिशन के सामने भी ये बात रखी और हमने असर नौ इंतखाबात का मुतालबा किया। जो जमात 18 के शुरू में ही इंतखाबात के हवाले से मुतालबा करती है वो किस तरह किसी इलेक्शन को डिले करने के हवाले से सोच भी सकती है। हम बार बार कह रहे हैं कि हमें इंतखाबात चाहिए चाहिए चाहिए, और हम इंतखाबात को किसी तौर पर मुलतवी करने के हक़ में नहीं है, लेकिन हम ये हक़ रखना चाहते हैं कि अगर तमाम तर इख्तियारात चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के पास है और जब हम उनके पास चले जाते हैं और हम कहते हैं कि अमन अमान की सूरत हाल के हवाले से इन तमाम 2 सूबों में उनकी इन अज़ला में सूरत हाल ऐसी है, और वो हमें वज़ारत दाखिला से ये बात ज़हनशी रखनी चाहिए कि वज़ारत दाखिला से अब तक सियासतदानों को जो खतूत आए हैं उसमें एक मौलाना फजल रहमान साहब को ख़त आया कि आपकी जान को ख़तरा है, आप एहतियात करें। जब वो कोयटा तशरीफ़ लाए थे तो यहाँ पर हमें कहा गया कि आप इनका जलसा ना करें, इनकी जान को खतरा है। ये कंसर्न्स इंपॉर्टेंट हैं, बिलाशुबा इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन अगर हम माजी में देखें 2007 दिसंबर बेनज़ीर साहिबा की शहादत, फिर भी फरवरी 2008 में इंतखाबात हुए। दहशत गर्दी के जो उस वक्त के चैलेंजेस थे वो आप सबके भी सामने तो हैं। 2013 चैलेंजेस थे लेकिन इंतखाबात वक्त पर हुए थे। तो अब ये कैसे जवाज़ है कि चूँकि लेटर्स मिल रहे हैं, मैं फिर कहूँगा इंपॉर्टेंट हैं, वो कंसर्न्स इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन फिर भी ये जवाज़ तो नहीं बनाया जा सकता इन लेटर्स को देख करके डिले कर दिया जाए इंतखाब को? देखिए, मैं एक बात कहूँ, आपने कहा कि बेनज़ीर मोहतरमा को अल्लाह मग़फ़िरत उनकी फरमा दे, आमीन। उनकी शहादत के बाद इलेक्शन हुए थे और बर वक्त इलेक्शन होने चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि पंजाब असम्बली तोड़ने के बाद बर वक्त इलेक्शन के दिन कितने थे? 60 थे, कितने थे? उस वक़्त कौन सा आसमान गिर पड़ा था कि इलेक्शन कमीशन ने जो है तारीख़ नहीं दी? खैबर पख्तूनख्वा के असम्बली के तोड़ने के बाद जो 60 दिन के आईनी तकाजा था, आइन की खिलाफ वर्जी की गई, और उस वक्त इलेक्शन कमीशन ने 60 दिन के अंदर क्यों इलेक्शन नहीं कराए? क्या उस वक्त मौलाना फजल रहमान ने कोई बात की थी या हालात ख़राब थे? उसके बाद कौमी असम्बली की मुद्दत पूरी होने के बाद 90 दिन कितने दिन गुजर चुके हैं, उसके हवाले से उन्होंने
कह तो दिया था लेकिन शेड्यूल देने से इनकार कर रहे थे, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को मुदाखलत करनी पड़ी। और अगर ये तमाम चीज़ों को आप मद्देनज़र रखेंगे तो आपको मालूम होगा कि कोई क़ुव्वत ऐसी है जो इस हवाले से फ़ैसले करती है, या क्या इलेक्शन कमीशन के पास हम जाकर अगर सवाल करते हैं तो वो हमें क्या जवाब देता है? हमें इत्मीनान नहीं देता, बल्कि मीडिया पे आकर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऑन दी रिकॉर्ड ये अल्फाज है कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के इंतहाई ख़दशात हैं और इस हवाले से बिल्कुल हमें इल्म है, लेकिन मैं दुआगू उसके लिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर इलेक्शन कमिश्नर जो है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, अब जिसको तमाम इख्तियारात तफवीज़ किए गए हैं और उनकी ज़िम्मेदारी है, और अगर वो ये कहता है कि जी मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मैं तो सिर्फ दुआगो हूँ, तो फिर वो जाकर हाफिज साहब, ये सारे कंसर्न्स तो ज़ाहिर है आप सामने ज़रूर रख रहे हैं, ये अमन अमान की सूरत हाल भी आपने बताई और ओवरऑल सारी सिचुएशन भी आपने सामने रखी, लेकिन क्या मौसम भी एक वजह हो सकती है इलेक्शन में ताख़ीर की? नहीं, मौसम के हवाले से हमने तो ये बात की है कि मिसाल के तौर पर अब मैं कोयटा बैठा हुआ हूँ, यहाँ मनफी चल रहा है इस वक्त, ज़ियारत में आप जाएंगे 7, 8, 9 हो सकता है फरवरी में 8, 9 मनफी हो। अब वहाँ से लोग जो है नकल मकानी करके हरनाई चले जाते हैं, गर्म इलाकों में चले जाते हैं। हमने कहा कोई ऐसा इंतज़ाम हो कि वो जहाँ पर अगर अपना इलाकों में बर्फ़ पड़ी हुई है और वहाँ पर वो नहीं रह सकते, किसी और जगह पर है, तो उनको जो हक़ की रायदही है उसके इस्तेमाल के लिए कोई रास्ता निकाला जाए। तो इसका ये मतलब नहीं है कि कोई रास्ता निकालना चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है फिर हवाला 2008 के इंतखाबात करूँगा, तब भी फरवरी में इंतखाबात हुए थे, तब भी ज़ाहिर है जहाँ बर्फ़बारी होती है बर्फ़बारी होती है। लेकिन सवाल ये बनता है कि अब आप कह रहे हैं कि हम तैयार हैं, लेकिन फजल रहमान साहब की स्टेटमेंट अपनी जगह, फिर सवाल तो उठता है आपकी जमात वाकई तैयार है इंतखाबात के लिए? हम जनाब इलेक्शन के लिए तैयार हैं, जो तैयार नहीं है वो आपको भी पता है, लेकिन आपकी मजबूरी है, आप एक एंकर है, आप ये बात नहीं कर सकते। आपको पता नहीं था कि पंजाब के इलेक्शन को किसने मुलतवी कराया? दुनिया को पता नहीं है कि खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन को किसने, उस वक्त तो हमने कोई बात नहीं की थी। चले हाफिज साहब, शुक्र है सियासी जमातों की तरह हम उतने ज़्यादा मजबूर नहीं होंगे। चलें लेवल प्लेइंग फील्ड की इस वक्त बात करते हैं। बहुत सारी जमातें हैं, वो बिलखसूस PTI की अगर बात की जाए तो वो यही बात कर रहे हैं कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। आपकी जमात का इस पर क्या मौक़िफ़ है? बिल्कुल, हमने शुरू में मौलाना फजल रहमान ने कहा कि मेरे मद्दे मुकाबिल के हाथ बांधे जाएं और मैदान में उसे उतारा जाए तो उस दंगल का भी मज़ा नहीं आता। हम सियासी लोग हैं, हम सियासी मैदान में, हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, मुखालिफत नहीं करना चाहते। लेकिन आप अगर लिस्ट उठा कर देखें तो अगर एक तमाम जमात के तमाम लोगों को के कागजात मुस्तरद हो जाते हैं, वो आप दुनिया को नज़र नहीं आ रही है। तो क्या सूरत हाल, क्या 18 में मुस्लिम लीग नून के लिए यही नहीं था? और जो कुछ आज ये कह रहे हैं, भाई बात ये है कि अगर आप पहले से कहते हैं कि जनाब अदालतों के अभी तक फैसले नहीं, आप कहते हैं कि जी फ़िलहाल को वज़ीर आज़म बनाना चाहते हैं, तो फिर ये अरबों रुपए इस गरीब मुल्क का ख़र्च करने की क्या ज़रूरत है? फिर ताजपोशी का आप इंतज़ाम करें जिस तरह पहले हुआ करता था, या पहले इस मुल्क में जो है वो काबिज होते थे इक़्तिदार पर। तो मैं समझता हूँ कि अगर इलेक्शन कराने हैं तो फिर तमाम तर इलेक्शन में हिस्सा लेने वालों को, चाहे वो हमारे मुवाफिक हो, चाहे हमारे मुखालिफ हो, चाहे कल के हमारे मुवाफिक हो, आज के मुखालिफ हो, ये तमाम को हिस्सा लेने ये अहम बात है कि भले मुखालिफत ही सही, लेकिन आपने कहा कि तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए, और ये ज़रा एक सियासी जमात की तरफ से ये वाकई ऐसा ही वर्जन आना चाहिए था। आखिर में मैं ज़रूर एक बात सीट एडजस्टमेंट से मुताल्लिक आपसे करना चाहूँगा। जो मुलाकातें हुई, बहुत अहम मुलाकातें थीं JUI और PMLN के दरमियान, ज़रा उसमें नवाज शरीफ साहब खुद भी मौजूद भी थे, और ऐसे में पंजाब से मुताल्लिक कुछ खबरें आई कि कुछ सीट्स मांगी गई हैं JUI की तरफ से। फिर इत्तेहाद ज़रा आपका मुख्तलिफ जगहों पर नज़र आ तो रहा था, लेकिन फिर ये लगा कि शायद वो इत्तेहाद नहीं बन पाया। डेडलॉक बरकरार है या डेडलॉक है, या आपको लगता है कि नहीं अभी भी बातचीत चल रही है सीट एडजस्टमेंट से मुताल्लिक, चाहे वो KP की बात हो या पंजाब की बात हो विद PMLN? ताली दोनों हाथों से बजती है मोहतरम, और अगर सीट एडजस्टमेंट की बात होगी तो उस पर बात की जाएगी। हमने कोशिश ये की कि PDM में शामिल जमातों के साथ अगर सीट एडजस्टमेंट की बात हो तो उनको तरजीह दी जाए, लेकिन ये हमारे लिए हतमी कोई मसला नहीं है। और अगर पंजाब में उनके लिए मुश्किलात हैं तो फिर यही मुश्किलात बलूचिस्तान में भी हमारे लिए, जहाँ हमारे पॉकेट्स हैं, यही मुश्किलात खैबर पख्तूनख्वा में भी हैं। बातचीत के लिए कमेटी बनी थी, लेकिन अभी तक कोई उसके समरात सामने नहीं आ सके हैं, वक्त तंग है।
तो ये इसके लिए मैं नहीं समझता कि हम ये कहेंगे कि चूँकि हमने क़यादत की अपोजिशन की मौलाना फजल रहमान साहब ने इसलिए हमारे साथ लामाला सीट एडजस्टमेंट किया जाए। हम समझते हैं ये ताली जो है दोनों हाथों से बाहमी मुशावरत से हो सकती है, लेकिन अब तक कोई ठीक हो गया। हाफिज साहब आपका मौक़िफ़ सामने आ गया, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब, स्टे विद अस। वेलकम बैक। जनूबी एशिया में इलेक्शन का साल है। बांग्लादेश, श्रीलंका, भारत, भूटान, पाकिस्तान इलेक्शन होने हैं 2024 में, और पाकिस्तान में 8 फरवरी इलेक्शन की डेट है जिस पे सुप्रीम कोर्ट कह चुके हैं कि पत्थर पर लकीर है ये। अब ऐसे में ज़ाहिर है सियासी गहमा गहमी है, जोर पकड़ती जा रही है। टिकटों की तकसीम, इंतखाबी मुहिम के साथ साथ लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने के नारे भी बुलंद हो रहे हैं। पिलडट की एक रिपोर्ट थी जिसमें कहा गया कि इंतखाबी अमल पर एक सवाल उठता है। जो जुमला था पिलडट की तरफ से वो ये था कि जिस तरह 2018 के इंतखाबात थे वैसे ही शफाफ इंतखाबात 2024 में होंगे। उन इंतखाबात पे RTS सिस्टम का बैठ जाना सवालिया निशान तो उठा था, लेकिन ज़ाहिर है वो तो 8 फरवरी को चीज़ें सामने आएंगी। लेकिन उससे पहले जो माहौल बनता है उस माहौल में क्या नज़र आ रहा है, बहुत से इदारे हैं जो इससे मुतालिक बड़ी गहरी निगाह रखते हैं। फाफिन की बात कर लेते हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क चेयरपर्सन है मसरत कदीम साहिबा, आज साथ मौजूद। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। आप फाउंडर मेंबर भी हैं, कई बार चेयरपर्सन के मनसब पर भी रह चुके हैं फाफिन के साथ। इस वक्त इलेक्शन के माहौल में जो आपकी टीम्स फील्ड में होंगी, जो आप लोग डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, क्या नज़र आ रहा है इस माहौल को देखते हुए? किस तरफ को जा रहा है इलेक्शन प्रोसेस? मैंने कहा दिस इज़ अ हार्ड क्वेश्चन, क्योंकि हम तो एक इलेक्शन ऑब्जर्वर ग्रुप हैं और हम सिस्टमेटिकली इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, फिर उसके प्रॉस कॉन्स को एनालाइज करते हैं और उसके बाद अपना लीगल और टेक्निकल जहाँ रिक्वायरमेंट होती है इनपुट भी देते हैं। और हमारी एक रिपोर्ट जो है उसका हमने प्लान किया होता है कि हमने प्री इलेक्शन रिपोर्ट कब और किस फ्रीक्वेंसी से देनी है और पोस्ट इलेक्शन। तो इस वक्त तो हम ज़ाहिर है कि पूरे पाकिस्तान में हमारे प्री इलेक्शन जो ऑब्ज़र्वर्स हैं वो मौजूद हैं और हमें हर जो कैंपेन चल रही है, जो ROs के नॉमिनेशन पेपर्स की सबमिशन की बात है, ये सब के ऊपर हमने अपनी एक ज़ाहिर है कि हमारी एक इनसाइट है, हमने इसके ऊपर नज़र रखी हुई है। और इलेक्शन दायरे कि हम इस तरह मोमेंटरली किसी चीज़ पे आपको रनिंग कमेंट्री नहीं दे सकते। ये बहुत अहम है क्योंकि ज़ाहिर है एक कमेंट जब आपकी तरफ से आएगा वो बड़ा एक उसके पीछे काम होता है, तो हम कोई भी ऐसी स्वीपिंग स्टेटमेंट तो चाहते भी नहीं कि हमारे प्लेटफॉर्म से जाए। बट ऑब्वियसली जो आपकी ऑब्जर्वेशन है, जिस तरह आपने पहले भी बताया कि ऑब्जर्वेशन है और वो उस रिपोर्ट आप लोग तैयार करते हैं, इनसाइट आप लोगों के पास होती है और वो रिपोर्ट आप आगे जो है वो शेयर भी कर रहे होते हैं जी। पिछले इलेक्शंस की बात की जाए, आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है? पिछले इलेक्शन इन इलेक्शन से कितने मुख्तलिफ हैं? प्री इलेक्शन माहौल उस वक्त का और आज का मेरा ख्याल है ऑलमोस्ट द सेम है, पहले से कुछ नहीं कहा जा सकता। ओके। कुछ लोग जैसे अभी हमने RO के उसके जो नॉमिनेशन पेपर्स के हवाले से बहुत सी चीज़ें चल रही थी और आपने देखा कि काफ़ी लोगों ने ऑब्जेक्शन की कि नॉमिनेशन पेपर सबमिट नहीं करने दिए जा रहे, नॉमिनेशन पेपर्स नहीं दिए जा रहे हैं, ये सारा कुछ। लेकिन आपको मैं ये बता दूं कि जो सबसे ज़्यादा ह्यू एंड क्राई कर रहे थे कि नॉमिनेशन पेपर्स उस पार्टी के सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स कह लें जिन्होंने अपनी एफिलिएशन उस पार्टी के साथ जाहिर की है, वो उनके सबसे ज़्यादा नॉमिनेशन पेपर सबमिट हुए हैं। एक बात ये है। दूसरी बात यह है कि देखें इस वक्त तो नॉमिनेशन पेपर्स की जब हम बात करते हैं तो अभी तो किसी का कैंडिडेट तो किसी पार्टी ने कैंडिडेट तो 13 तारीख को वो फाइनल करेंगे पेपर, मतलब उनको अपना वो टिकट अलॉट करेंगे और उसके बाद वो कैंडिडेट बनेंगे। अभी तो कैंडिडेसी की बात ही नहीं हो सकती है। तो हम बहुत सी चीज़ें जो हैं वो स्पेकुलेशंस पे, परसेप्शंस पर जो है ना बेस्ड करके करते हैं। नहीं, लेकिन जो आपकी टीम्स हैं, क्या वाकई उन टीम्स की तरफ से भी ये चीज़ आई कि ह्यू एंड क्राई ज़्यादा है, मामला ऐसा नहीं है? देखिए मैं इसके ऊपर ये ह्यू एंड क्राई तो मेरे मुंह से निकल गया कि भाई आप जो हैं कह रहे हैं कि हमें नहीं सबमिट करने दिए जा रहे, लेकिन उस पार्टी के सबसे ज़्यादा नॉमिनेशन पेपर जो हैं तो ग्राउंड रियलिटीज़ को देखकर जो है मेरा ख्याल है अगर हम बात करें, और इसीलिए हमने जब जो रिक्वेस्ट की है, हमने इस वक्त इंटरवीन किया और हमने इलेक्शन कमीशन से रिक्वेस्ट की है कि ऑल्दो जो आर्टिकल 62(11) है इलेक्शन कमीशन इलेक्शन 2017 एक्ट का,
उसमें आरओ को ये उसका ये सवाबदीद है, उसका जो है उसको ये वो हासिल है कि वो हर नॉमिनेशन पेपर के ऊपर इंडोर्स करे अपनी रिजेक्शन या एक्सेप्टेंस। सही। और फिर इलेक्शन एक्ट जो है 2017 में इसकी कोई प्रोविज़न नहीं है कि उस डिसीजन को शाया किया जाए, लेकिन फैफिन समझता है और हम बिलीव करते हैं कि जो 4(3) है एक्ट ऑफ 2017 का, जिसमें कि इलेक्शन कमीशन को एम्पावर किया गया है, बल्कि एक्सपेंडेड अथॉरिटी दी गई है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रहते हुए जो अपनी ड्यूटी है कि इलेक्शन को फेयर, ऑनेस्ट और जस्ट करने के लिए और विद इन द लॉ जो है वो उसको इकदाम करने चाहिए। जो मार्जिन तो हम ये बात कर रहे हैं। हाँ, अच्छा, जो अब इलेक्शन कमीशन को जैसे आप भी बता रही हैं कि उनके पास एक मार्जिन है कि वो चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। एग्जैक्टली, तो इस मर्तबा क्या बेहतरी नज़र आ रही है आपको पहले से इंतजामात के, इंतजामी मामलात की अगर बात की जाए तो? इंतजामी मामलात में जो अभी तक हमें नज़र आ रहा है, इलेक्शन कमीशन मेरे ख्याल है काफ़ी प्रोएक्टिव कुछ स्टेप्स ले रहा है और वो खुशाइंद है। और दूसरी बात यह है कि हमारे जो इलेक्शन लॉज हैं और हमारा जो पूरा प्रोसेस है वो मेरा ख्याल है बड़ा कम्पिटिटिव है, बहुत खूबसूरत है। सिर्फ बात यह है कि इम्प्लीमेंटेशन जो है अगर उसी ट्रू स्पिरिट में हो जाए तो मेरा ख्याल है कि हम बड़ा उसके साथ कह सकते हैं फ़ख्र के साथ कि हमारे लॉज बहुत खूबसूरत हैं। हमारा जो पूरा प्रोसेस है उसको और ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए इंफॉर्मेशन की शेयरिंग बहुत ज़रूरी है। इलेक्शन कमीशन को हमने जो रिक्वेस्ट की थी वो यही थी कि आरओज़ के डिसीजंस को आप जब पब्लिश करेंगे तो उसके क्या होगा कि आवाम जो हैं वो एक इन्फॉर्म्ड ओपिनियन बना सकेंगे। और जब डिसइंफॉर्मेशन होती है, मिस इन्फॉर्मेशन होती है या लैक इन्फॉर्मेशन में होता यह है कि फिर बहुत से इश्यूज उठ जाते हैं और जो कि क्रेडिबिलिटी का फिर जो इशू है सबसे ज़्यादा बड़ा हमारे सामने आता है। सही। क्या आप लोग इलेक्शन से पहले के माहौल में सर्वेस भी करते हैं, जैसे कि हम बाकी मुल्कों में देखते हैं एग्जिट पोल्स इलेक्शन डे तक हो रहे होते हैं? अब हम नहीं करते, हमने पहले एक दफ़ा किया था और बहुत पहले की बात है, लेकिन हमने इस दफ़ा ऐसा कोई वो एग्जिट पोल का हमारा भी कोई प्रोसेस ऐसा नहीं है, कोई प्लान ऐसा नहीं है। और बहुत से उम्मीदवार पीटीआई के जिनकी नॉमिनेशन पेपर्स मुस्तरद हुए, ज़ाहिर वही कहते हैं कि हमें दीवार से लगाया जा रहा है, उनके इन बयानात पर आपका कमेंट क्या है? उससे मैं ये कहूँगी कि वेट करें, आपके पास अपील का हक है। कल अपील की आखिरी तारीख थी और ज़ाहिर आपके पास फोरम मौजूद है जहाँ आप अपना अपील बजाय इसके कि सिर्फ शोर मचाया जाए, एक ड्यू प्रोसेस उसको फॉलो किया और जाए। मैं एग्जांपल देती हूँ आपको। देखिए 2013 की एग्जांपल है कि 43% जिनके रिजेक्ट हुए थे नॉमिनेशन पेपर्स उन्होंने इलेक्शन लड़ा। इसी तरह से 2018 में भी हुआ कि 1/3 लोग जिनके रिजेक्शन आई थी नॉमिनेशन पेपर्स की उन्होंने तो अपनी लीगल बैटल लड़ें और लीगली केस को परस्यू करें। वो बहुत ज़रूरी है। प्रोसेस को फॉलो करें, जी, प्रोसेस इंतज़ार करें, क्योंकि इलेक्शन का जो है वो टाइम लाइन है, टाइम फ्रेम है, हर चीज़ के लिए आपको तारीख दी गई है, दिन मुकर्रर है। तो मेरा ख्याल है कि ज़ाहिर अगर एतराज़ात हैं भी तो शोर मचाने के बजाय लीगली अगर जाया जाए वो बड़ा मैटर करता है। मुसा साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब, स्टे विद अस। वेलकम बैक। पंजाब भर में खुश्क सर्दी के डेरे, बारिश ना होने के बायस धुंध और स्मॉग का राज बरकरार। लाहौर की जहरीली आबो हवा बीमारियों को जन्म देने लगी है। लाहौर के अस्पतालों में रोजाना सांस की बीमारियों के हजारों केसेस रिपोर्ट होने लगे हैं। किसी को सांस लेने में दुश्वारी का सामना तो कोई इन्फेक्शन से मुतासर, आंखों की बीमारियां भी रिपोर्ट हो रही हैं और कम उम्र बच्चे नमूनिया से मुतासर हो रहे हैं। ड्राई कफ बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हो रही है। अस्पतालों में बढ़ते मरीजों के लिए पंजाब हुकूमत क्या स्टेप्स ले रही है और इन्फ्लुएंजा की जो केसेस हैं उनकी मुकम्मल स्क्रीनिंग कैसे की जा रही है, इस पर आज हम बात कर लेते हैं। हमें निगरान वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर जावेद अकरम साहब ने ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब, लाहौर में स्मॉग कितना मुतासर कर रही है आवाम को, सेहत को? जी बहुत शुक्रिया जी आपका मुझे अपॉर्चुनिटी देने का। देखें ये पंजाब के मुख्तलिफ एरियाज़ में, ख़ासकर लाहौर और इसके गिरदो नवा में, जो पहले किसी ज़माने में बचपन में हम फॉग देखते थे, उसके बाद उसमें पोल्यूटेंट्स आए, यानी कि डस्ट आई, कोल आया और स्मोक आया और लेड वगैरह इस तरह के एमिशंस आई, जिसकी वजह से वो काला उसका रंग हो गया, तो उसको स्मॉग कहना शुरू कर दिए। और अब ये है कि कई दहाइयों से स्मॉग सर्दियों में आती है, ख़ासकर जब बाकियात हम इसका चावल की फसल का हमारे किसान भाई जलाते हैं, तो उस वक्त वो प्रेसिपिटेट कर देता है और ये स्मॉग बहुत ज़्यादा हो जाती है।
और वो सिर्फ हमारे किसान इधर के नहीं, इंडिया के उस पार के भी चलाते हैं। और हवा हमेशा इंडिया से पाकिस्तान की तरफ चलती है, यानी ईस्ट टू वेस्ट मोस्टली इसका प्रेशर रहता है, एयर प्रेशर, और उसकी वजह से स्मॉग एकदम बढ़ती है। और उसके अलावा जो इसमें है कि वो इंडस्ट्री लगी हुई है हमारी, उसकी एमिशंस शामिल हो जाती हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये सारे फैक्टर्स भी साथ साथ हैं और जिनकी वजह से हम देख रहे हैं कि किस तरह से सेहत पर भी इसके असरात हो रहे हैं, इसका इम्पैक्ट हो रहा है बहुत बुरा। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे ज़्यादा केसेस कौन से रिपोर्ट है इस वक्त हॉस्पिटल्स में? देखिए, सर्दियों में हमेशा ही सबसे ज़्यादा दुनिया में हर जगह पे चेस्ट इन्फेक्शंस होते हैं, फेफड़े की बीमारियां होती हैं। और उसकी एक वजह यह है कि लोग सर्दियों में एक ही कमरे में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है अपने आप को वार्म रखना चाहते हैं वो। और एक कमरे में आजकल बिजली के बिल या गैस के बिल, गैस तो खैर आती नहीं है, बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो एक ही कमरा कोजी रहने के लिए लोग तो पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट भी बढ़ जाता है। और उसके अलावा जो हमारा सिलरी क्लियरेंस सिस्टम है, जो म्यूकस को क्लियर करता है फेफड़ों में, वो भी गैर फाल हो जाता है सर्द हवा के साथ और ये पोल्यूटेंट्स के साथ। तो इसलिए अक्सर जो बूढ़े लोग हैं और यहाँ बहुत छोटे बच्चे हैं, इनको रेस्पिरेटरी डिजीज़ यानी फेफड़े की बीमारियाँ बहुत हो जाती हैं और शरह अमवात भी इनकी एकदम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है बूढ़े लोगों की और उनकी। डॉक्टर साहब, ज़ाहिर है ये तो हम उन लोगों की बात कर रहे हैं ना जिनकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज्ड है। अगर हम स्टैट्स ही देखें इस वक्त पंजाब के, और लास्ट 7 डेज़ का मैं जिक्र करूँ तो 50,000 से ज़ायद सांस के इन्फेक्शन रिपोर्ट हुए, 25,000 एज़मा उसके एज़मेटिक लोग सामने आए। आशुब चशम के तकरीबन 2000 केसेस सामने आए। ज़ाहिर है ये वो बीमारियां जिनका फिर इलाज बड़ा इंपॉर्टेंट है, वैसे तो हर बीमारी का इलाज इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस मौसम में के एतबार से बात कर रहा हूँ। तो क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से? देखें, हम यही बार बार वार्निंग इशू कर रहे हैं, एडवाइजरी इशू कर रहे हैं कि मास्क को अपना हिस्सा रखें। स्कूल्स में हमने मैंडेटरी कर दिया हुआ है मास्क, और बार बार अपनी आंखें धोएं, हाथ धोएं। और शोबे चशम के लिए भी हमने कहा है कि बार बार आप आंखें धोएं, और अगर आप ऐनक वैसे पहनते हैं नज़र की तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी पहनते तो ज़ीरो की ऐनक पहने और टावल्स वगैरह शेयर नहीं करें। और ये हमने कई दफ़ा इश्तिहार भी दिए हैं, कई दफ़ा टीवी पे भी हमारे चल रहे हैं इश्तिहार। और इसी तरह हमने कहा है कि आप गरारे करें, अगर आपको एलर्जी है तो एंटी एलर्जी पहले शुरू करें इस सीज़न से, लेकिन अभी भी शुरू कर दें तो काफ़ी हद तक बेहतर है। फ्लू शॉट्स लगाएं, नमोनिया शॉट्स लगाएं सर्दी आने से पहले। लेकिन अभी भी जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है, बहुत छोटी उम्र के, बहुत उम्र रसीदा लोग, वो अभी भी। डॉक्टर साहब, लाहौर की अगर बात की जाए तो वहाँ पर बच्चों में नमूनिया और खुश्क खांसी के केसेस बड़ी तादाद में सामने आ रहे हैं, हॉस्पिटल्स भरे हुए हैं, इसकी क्या वजह है? देखिए, इसकी वजह यही है जो मैंने बताया है कि एक तो कांटेक्ट, ह्यूमन टू ह्यूमन कांटेक्ट बहुत बढ़ जाता है। दूसरा, पोल्यूटेंट्स अपना हिस्सा बहुत ज़्यादा डाल देते हैं, चाहे वो एमिशन हो स्मोक की, या एमिशन हो स्टबल बर्निंग की, या एमिशन हो डस्ट की। तो ये एलर्जीज़ बहुत हद तक बढ़ जाती हैं कोल्ड एयर की वजह से जो इनहेल करते हैं। और इसका यही हल है, पानी भी हम कम पीते हैं जिसकी वजह से बच्चों का, और उनको पानी कम देते हैं जिसकी वजह से म्यूकस भी थिक हो जाता है, तो नमोनिया का ख़तरा हो जाता है। इसलिए वेल हाइड्रेटेड रहना विंटर्स में बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, सब के लिए बहुत ज़रूरी है कि प्यास ना भी लग रही हो तो पानी ज़रूर पिएं, ताकि आपकी बलगम पतली रहे जो आप खांस सकते हैं, वरना वो अंदर प्लग्स बन जाएंगे और वो फिर नमोनिया का। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं कोविड से मुताल्लिक आपसे कमेंट लूँगा। अभी एनसीओसी का इजलास भी हुआ और उसमें भी मंजूरी दी गई कि जो एयरपोर्ट्स हैं वहाँ पर टेस्ट किया जाए, स्पेशली नया वेरिएंट है जो कि हम इंडिया में देख रहे हैं कि उसने तबाही मचाई है, JN1 वेरिएंट। ऐसा ना हो कि पाकिस्तान में भी ये वेरिएंट आ जाए। आपकी इस पर राय क्या है? चूँकि खबर ये भी थी कि टेस्टिंग किट्स नहीं है पाकिस्तान के पास जो कि इस वेरिएंट को आइडेंटिफाई कर सकें, क्या वाकई ऐसा है? और अगर ऐसा है तो फिर किस तरह से इसको देखा जाएगा? क्योंकि ज़रा मॉनिटर तो किया जा रहा है इस सिचुएशन को, लेकिन अगर किट्स ही ना हो तो फिर कैसे चेक कर पाएंगे हम कि ये यही वेरिएंट है? देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि पंजाब हुकूमत या किसी हुकूमत के पास टेस्टिंग की फैसिलिटी नहीं है। हमारे तमाम हॉस्पिटल्स में कोविड टेस्टिंग की फैसिलिटी मौजूद है। मैं ये कह रहा हूँ कि कोविड के मुख्तलिफ
म्यूटेशंस आ रही हैं और मुख्तलिफ किस्म की वेरिएशंस उसके आरएनए में आ रही हैं। ये एक बहुत बड़े साइज़ की वायरस है कोविड-19, जो 11 दिसंबर 2019 में वुहान से 2 वायरसेस मिलके एक बनी और फिर स्पीशीज़ को स्विच हुई, चमगादड़ों से ह्यूमंस को लगी और ह्यूमन टू ह्यूमन स्विच हो रही है और ये अभी बिल्कुल मौजूद है और मेरे ख्याल में ये हमारी ज़िंदगियों में रहेगी, ये कोविड सर उठाती रहेगी और हमें एहतियाती की तदबीर करनी पड़ेंगी। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि मास्क अपनी ज़िंदगी का हिस्सा रखें, खासकर विंटर्स में और अभी भी। बिल्कुल ऐसा ही है डॉक्टर साहब, जाहिर है लोगों ने जो है वो एहतियात ज़रूर करनी है, साथ साथ जो पहले हम प्रिकॉशनरी मेजर्स लेते थे वो लेना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैं पंजाब हुकूमत के हवाले से सवाल करना चाहूँगी, वो कितनी प्रिपेयर्ड है? क्या इस वक्त एहतियाती तदबीर इख्तियार कर चुकी है और क्या टेस्टिंग पैटर्न बढ़ाने का भी सोचा है आगे? देखिए, हमने कोरोना के टेस्टिंग का फैसला किया है कि मैस लेवल पे पॉपुलेशन बेस्ड स्क्रीनिंग करें, क्योंकि दुनिया में, इंडिया में, बांग्लादेश में ये काफ़ी तेज़ी से इस सीज़न में ये फैल रही है। तो हमें अलर्ट लेना चाहिए कि एटलीस्ट अगर किसी का पॉजिटिव टेस्ट आता है तो हम ये नहीं करेंगे कि उसको हॉस्पिटलाइज करें और हॉस्पिटल में आइसोलेट करें, लेकिन हम उनको बहुत ज़रूरी कहेंगे कि आप वर्क फ्रॉम होम करें, स्कूल फ्रॉम होम करें और आइसोलेटेड हो जाएं, ताकि आपके घर में, मोहल्ले में, स्कूल में आप। डॉक्टर जावेद साहब बहुत शुक्रिया साथ मौजूद थे, निगरान वज़ीर सेहत पंजाब, और इस वक्त जो स्मॉग के 22 लोग मुतासर हो रहे हैं उससे मुतालिक भी गुफ्तगू कर रहे थे। और बिलखुसूस जब हम कोविड की बात करते हैं, चूँकि ज़ाहिर है जब ये खबरें आएँ कि इंडिया में कोविड के नए केसेस हैं या नया जो वेरिएंट है वो सर उठा रहा है, तो फिर पाकिस्तानी भी ज़ाहिर कंसर्न का इजहार करते हैं कि खुदा न खास्ता यहाँ पर ऐसा वेरिएंट ना आ जाए। लेकिन फिर बता रहा हूँ कि NCOC के इजलास में इसको मॉनिटर किया गया है, इस सिचुएशन को, और इस वक्त तक पाकिस्तान में JN1 वेरिएंट का कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ। पाकिस्तान इसमें टेस्टिंग भी बढ़ा रहा है। स्पेशली हम ये देखते हैं कि किसी और मुल्क में हो तो वहाँ से जब ट्रैवल कोई लोग कर रहे होते हैं, ज़रा क्लोज कॉन्टैक्ट होता है, केसेस यहाँ पर भी बढ़ना शुरू हो जाते हैं। लेकिन एहतियाती तदबीर जो हैं उनको मद्देनजर जरूर रखें, मास्क का इस्तेमाल करें ज़्यादा से। वैसे भी स्मॉग इतनी है कि ओवरऑल वायरल इन्फेक्शंस भी इतने ज़्यादा फैले हुए हैं कि उसमें भी आपको ज़रूरत है कि आप मास्क का इस्तेमाल करें, मेल जोल में जो उससे भी थोड़ा सा एहतियात करें जितना हो सके, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल ज़रूर रखें, और साथ साथ एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए भी कुछ ना कुछ कदम, क्योंकि इंडिविजुअल लेवल पे हर एफर्ट है जो हम सबको करनी होगी। नाज़रीन, हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी, सुबह से आगे मैं आपको कहेंगे खुशामदीद, और आज एक बहुत ही अहम मौजू पे हम बात करेंगे, और मैं सोशल स्टिग्मा की बात करूंगी यहाँ पर, जो कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हमने खुद क्रिएट की हुई होती हैं, और यही चीज़ें हम आगे लेकर चल रहे होते हैं और वो हमारे लिए बहुत नॉर्मल हो जाती है, लेकिन किस को वो कितना इम्पैक्ट कर रही होती है चीज़, उस पर आज हम बात करेंगे। आज हम बात करेंगे हमारे माशरे में तलाक की। लेकिन अगर माशरे की बात की जाए तो यहाँ पर तलाक सिर्फ लड़की की होती है। लड़के की जो देखा जाए ना कि लड़कों की अगर तलाक होती भी है तो उसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा उनके ऊपर इमोशनली और बाकी तरीक़ों से ज़रूर आता होगा, बट अगर हम सोशल पर्सपेक्टिव से बात की जाए तो लड़कों के लिए मूव ऑन करना आसान होता है एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स। लड़कियों के लिए मूव ऑन करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि तलाक याफ्ता का जो एक टैग है वो उनके साथ रहता है, और फिर उसको एक बुरी नज़र से भी बाज़ों का देखा जा रहा होता है। बिल्कुल ऐसा ही है सबीन। मर्द की बात करें तो ज़ाहिर है हालांकि वो तलाक याफ्ता होगा, लेकिन फिर भी उसको उस ऐनक से नहीं देखा जाता जैसे खातून को देखा जाता है। और इसमें एक चीज़ और भी है, तलाक के बाद लड़की और उसके ख़ानदान पर जिस तरह के सवालात उठाए जाते हैं, स्पेशली हम ये देखते हैं कि एक लड़की अगर खुदा न खासा तलाक को ज़रा अल्लाह के नज़दीक नापसंदीदा तरीन ये अमल है, लेकिन हम चूँकि बात करें कि ये टैग तो नहीं लगाया जा सकता किसी पर, कि किसी की पहचान ये तो नहीं हो सकती कि वो तलाक याफ्ता है, वो बहरहाल खातून है, उसकी पहली पहचान, उसका जेंडर तो हो सकता है, उसका नाम तो हो सकता है, शख्सियत हो सकती है, लेकिन तलाक उसकी पहचान नहीं हो सकती। इसमें ये ढूंढना या ये बात करना कि क्या हुआ था, क्या हुआ होगा, या माजी में जाना, ज़रा ये भी एक ऐसी चीज़ है जो कि होती है सोसाइटी में, विच इज़ रॉन्ग। और फिर हम ये भी देखते हैं ब्रोकन फैमिली में समटाइम्स केसेस में कि बच्चों को किस तरीके से बुली किया जाता है स्कूल के अंदर, एवरीवेयर हम फैमिली के अंदर भी देख रहे होते हैं कि अक्सर औकात ये चीज़ की जा रही है, और फिर जब पता लग जाता है खातून के लिए मूव ऑन करना मुश्किल इसलिए हो जाता है क्योंकि फिर उसकी जांच पड़ताल इस तरह से हो रही होती है कि पता नहीं इसमें ऐसी कौन सी इसने गलती की जिसकी वजह से इसको तलाक हुई, लेकिन कोई ये सवाल नहीं कर रहा होता कि देने वाले ने तलाक क्यों दी। और चले ली भी, अगर आपने खुद भी आप अगर लेना चाह रहे होते हैं तो उसकी
रीजंस जो हैं वो दोनों की तरफ से हो सकती है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है, या फिर कोई इख्तलाफ भी हो सकता है। लेकिन ये जो टैग है, ये टैग सिर्फ खातून के ऊपर क्यों, आज हम इसी हवाले से बात करेंगे। आप भी अपने एक्सपीरियंसेस हमसे जरूर शेयर कीजिएगा। कोई सवाल आपका है, वो सवाल भी आप राय आप देना चाहते हैं इस मौजू पर, आप जरूर हमें कॉल करें, इस पर बात करेंगे। वुमेन एक्टिविस्ट हैं ताहिरा अब्दुल्ला साहिबा आज साथ मौजूद हैं इस अहम मौजू पर हमसे गुफ्तगू करने के लिए। ताहिरा साहिबा बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। ताहिरा साहिबा, सबसे पहले हम माशरे के इस मनफी रवैये की बात करेंगे। ज़ाहिर है कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे जुमले, कुछ ऐसे लफ्ज़ हैं जो कि औरत ज़ात के साथ लिंक कर दिए जाते हैं, जिसकी वजह से वो इमोशनली भी डिस्टर्ब हो जाती है, उसकी पर्सनैलिटी शैटर हो जाती है और एक नेगेटिविटी इससे प्रमोट होती है। हाउ डू यू सी दिस? अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, और बहुत शुक्रिया कि आपने आज इतना अहम मौजू अपना ज़ेर बहस लाए हैं। इस पे बात कम होती है, ये बहुत आम हो चुका है हमारे मुआशरे में, पूरी दुनिया के मुआशरों में तलाक का होना, लेकिन बात कम की जाती है। क्यों? आप लोगों ने जैसा कि अपने इब्तिदाई कलिमात में फरमाया, इसको समझा जाता है कि ये लड़की के लिए बदनामी है, और अगर उसकी तलाक हो गई है शादी के अंदर तो उसके खानदान के लिए भी बदनामी है, बेगैरती समझी जाती है। गैरत का सवाल पैदा हो जाता है कि खानदान की तो नाक कट गई, उनकी गैरत मिट्टी में मिल गई वगैरह। ये इस तरह के जो डायलॉग्स होते हैं, मैं इनको फिल्मी डायलॉग नहीं कहना चाहती क्योंकि ये मुआशरे में ज़बान ज़दे आम है, ये नहीं होने चाहिए। क्यों नहीं होने चाहिए? इसलिए कि हमारा कानून, हमारा आइन, हमारा मजहब, हमारा मुआशरा, तमाम तर मुआशी हालात, इक्तिसादी हालात तमाम तर इजाजत देते हैं दोनों मर्द और औरत को तलाक लेने और देने की, हत्ता कि औरतों को भी तलाक देने की भी इजाजत है, बिल्कुल कुछ शराइत के साथ। वो एक अलहदा मौजू है, उसको किसी और दिन के लिए उठा रखते हैं। इस वक्त जो आप बात कर रहे हैं और जो बहुत अहम है वो ये कि लड़की के लिए, और मैं इससे आगे बढ़ के कहूंगी उसके खानदान के लिए, ये इतनी बुरी चीज क्यों बन गई है। इसकी एक बहुत सादा सी बात है, एक एक्सप्लेनेशन है, और वो ये है कि हम रहते हैं पितरशाही माहौल में और रहते चले आ रहे हैं कई हजार साल से। लिहाजा, और एक और चीज भी है, मुझे कहने दीजिएगा कि मर्दों को तो 4 शादियां ठीक है शराइत के साथ करने की इजाजत है, बैक वक्त तलाकशुदा तो वो तो अलहदा बात होगी ना, बैक वक्त भी शराइत के साथ है, वो शराइत कोई मर्द पूरी नहीं कर सकता, वो मौजू किसी और दिन के लिए उठा रखते हैं। लेकिन औरतों को बैक वक्त एक से ज्यादा शादी करने की इजाजत नहीं है, और अगर वो तलाकशुदा है और दोबारा शादी करना चाहती है तो इसको भी बहुत मायूब समझा जाता है हमारे मुआशरे में, बाकी मुआशरों में नहीं। हत्ता कि आपको सुनकर हैरत होगी कि अरब ममालिक में औरतों का दोबारा शादी करना तलाक के बाद बिल्कुल मायूब नहीं समझा जाता। अगर आप, जो लोग इस्लामिक हिस्ट्री पढ़े हुए हैं और जो हमारे मजहब को जानते हैं, उनको मालूम है कि हमें सबसे ऊंची मिसालें भी मिली हैं तलाकशुदा औरतों की और मर्दों की दोबारा और दोबारा शादी करने की। ऐसी मिसालें हमें सोसाइटी में भी अक्सर मिल जाती हैं कि कुछ लोग जो होते हैं वो इस तरह के लोगों को नहीं कर रहे होते, मतलब वो एम्पावर कर रहे होते हैं खवातीन को। हर तरह का तबका पाया जाता है, लेकिन ज्यादातर जो तादाद है वो वही है जिस हवाले से हम बात भी कर रहे हैं कि औरत के ऊपर एक टैग लग जाता है, उसके लिए मूव ऑन करना मुश्किल हो जाता है। अच्छा ताहिरा साहबा, इसी वजह से अब जो वालिदैन अपनी बेटियों को ये कहकर भेजते हैं कि अब तुम उस घर की होगी हो, अब तुम वापस नहीं आ सकती, चाहे हालात वहां पर कैसे भी हों, क्योंकि नापसंदीदा अमल तो ये है, लेकिन एक ऑप्शन भी रखा गया है कि अगर हालात इतने बुरे हो जाएं तो आपके पास ये ऑप्शन है कपल के पास। लेकिन पेरेंट्स जो हैं वो लड़कियों को नहीं तलाक लेने दे रहे होते या देने दे रहे होते। उसकी वजह ये सोशल स्टिग्मा भी है कि बाद में मुआशरे को कैसे फेस किया जाएगा, उससे उनके ऊपर कितना असर पड़ता है। जी, पहले तो मैं आपने जो फिल्मी डायलॉग अदा किया उसकी थोड़ी सी आगे वजाहत कर दूं। जी, अब तो तुम जा रही हो यहाँ से, वापस ना आना, तुम्हारी मुर्दा लाश ही अब वापस आई उस घर से बाहर निकलेगी। ये भी एक फिल्मी डायलॉग है जिसको किसी और दिन हम लोग नफसियाती तौर पे इसका भी थोड़ा सा जायजा ले सकते हैं। आज के लिए इसको छोड़ देते हैं। जी, देखिए, आपने फरमाया कि फैमिली नहीं चाहती कि लड़की वापस आए तलाक लेकर,
क्योंकि ये एक सोशल स्टिग्मा है और हम कलंक का दाग है हमारे माथे के ऊपर। इसके अलावा भी एक चीज है जो कि आम तौर पर डिस्कस नहीं होती, और आइए आज हम थोड़ी सी गुफ्तगू इस पर कर लें। जरूर। और वो है इक्तिसादियात और मुआशियात। हमारे यहाँ लड़कियों को पहले तो पढ़ाया नहीं जाता, पढ़ाया जाता है तो हुनर सिखाया नहीं जाता, सिखाया जाता है तो फिर नौकरी करने की इजाजत नहीं मिलती। तो जब ये सब कुछ होगा तो फिर वो एक तरह से अपने शौहर की मार पीट और हर किस्म का जुल्म सितम बर्दाश्त करने पर मजबूर हो जाएगी तलाक लेने के बजाय, क्योंकि उसके पास इक्तिसादी तौर पर वो इंडिपेंडेंट नहीं है, खुद मुख्तार नहीं है। तो सबसे पहले तो वालिदैन को अपनी बेटियों को पढ़ाना लिखाना और अपने पांव पर खड़ा करना होगा अगर आप हल मांग रहे हैं इस चीज का। और तारा साहब, आप जब भी तलाक से मुतालिक मौजू पर बात हो और तो उसमें एक फ़ौरन से ये राय दे दी जाती है जी आप तो तलाक को एडवोकेट कर रहे हैं। हालांकि जाहिर है वो तलाक की एडवोकेसी तो कोई नहीं कर रहा, सिर्फ बात ये हो रही है कि जीने का हक तो सबको हासिल है एक सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ। अब ऐसे में चूंकि आपने बड़ी अहम बात की, मैं इसका जवाब फौरन देना चाहती हूं, प्लीज अगर आप इजाजत दें। प्लीज तारा साहबा, ये किसी का दिमाग खराब हो गया है कि हंसते फलते फूलते शाद और आबाद घर को कोई तोड़ कर कहे तलाक ले लो, सवाल ही नहीं पैदा होता। हम बिल्कुल भी पैरवी नहीं कर रहे और साथ नहीं देते कि बगैर किसी वजह के तलाक। लेकिन सच पूछिएगा, दिन और रात की मार पीट, गाली गलोच, फाइनेंशियल मुश्किल में अपनी बीवी को रखना, खर्चा नहीं देना, कुछ इतना ज्यादा उसको इंसल्ट करना और उसकी तौहीन करना और तज़हीक करना और इतना तशद्दुद उसके ऊपर करना, फिर हम उसको यही मशवरा दें कि बेटी खामोशी से सब्र शुक्र करके बैठी रहो और तुम्हारी अब मुर्दा लाश ही इस घर से निकलेगी। सवाल ही नहीं पैदा होता, सवाल ही नहीं पैदा होता। ना हमारा कानून इजाजत देता है, ना हमारा आइन, ना हमारा मजहब, ना हमारा मुआशरा, ना हमारी इक्तिसादी हालत कोई इजाजत नहीं देती कि हम इस तरह का सलूक बर्दाश्त करती चली जाए खामोशी से। हमारा हक है तलाक का और हम जरूर बिल्कुल हक है जीने का, हक है आगे बढ़ने का। और तारा साहब, अब इसी पर मैं चाहूंगा एक सवाल भी आप कर लूं कि जब खुदा ना खास्ता ज़ाहिर मामला खराब हो गए, दुआ तो यही होती है कि हर घर शाद रहे आबाद रहे, नहीं बन पड़ी, तलाक हो गई, रिश्ता खत्म हो गया, ज़ाहिर वो दोनों के लिए इक्वली एक डिस्टर्बिंग सिचुएशन तो है। अब ऐसे में खातून पर ज़ाहिर उसका प्रेशर ज़्यादा होता है, उसी पर आज मौजू भी है हमारा। अब वो खातून जो कि आगे बढ़ना चाहती है, वो एक नई ज़िंदगी बसाना चाहती है, शादी करना चाहती है, लेकिन रिश्ते के मामले में भी क्या उसकी पहचान है तलाक याफ्ता। ये पहचान क्यों, इसे कैसे हम खत्म कर सकते हैं? आपने खुद बड़ी अच्छी बात की कि अरब ममालिक में भी अगर खुदा ना खास्ता ऐसा कोई मामला है, दे मूव ऑन। जी, इसके दो पहलू हैं जी, और आपने बहुत बहुत शुक्रिया कि ये इतना अहम सवाल अभी उठाया है। दो पहलू हैं। मैंने पहले अर्ज किया था कि सबसे पहली जिम्मेदारी तो वालिदैन की है कि वो अपनी बेटियों को अपने बेटों के बराबर पढ़ाएं लिखाएं और अपने पांव पर खड़ा। बेटों के बराबर मैंने कहा है, मैं सोच समझ के गुफ्तगू कर रही हूं। पहली बात तो ये है, और दूसरी बात ये है कि अपनी बेटियों को इतना खुद एतमादी दें, सेल्फ कॉन्फिडेंस दें, सेल्फ रिस्पेक्ट दें, अपनी इज्जत करना सिखाएं। हम जूती के बराबर नहीं हैं, हम जीती जागती इंसान हैं, हम बराबर की इंसान पैदा की गई हैं। जिसने मर्दों को इंसान पैदा किया, उसने औरतों को भी इंसान पैदा किया। तो खबरदार जो कोई मुझे कमतर समझे या दूसरे दर्जे का शहरी समझे या दूसरे दर्जे का इंसान या दूसरे दर्जे की तख्लीक समझे, मैं बराबर की तख्लीक हूं। लिहाजा अगर मर्द तलाक के बाद, जैसा कि आपने लफ्ज इस्तेमाल किया, मूव ऑन करता है और आगे बढ़ता है और ये दूसरी शादी कर लेता है या अपने कामकाज में मसरूफ, अपनी मुलाजमत में मसरूफ होता है, तो औरतें क्यों नहीं इस काबिल कि वो मुलाजमत में मसरूफ रहें, अपने काम काज में मसरूफ रहें, उनकी जो हॉबीज और इंटरेस्ट हैं उसमें मसरूफ रहें, और जब वक्त आएगा जब वो जहनी तौर पर और जिस्मानी तौर पर और मुआशी तौर पर इस काबिल हो जाएंगी और अपने आप को मजबूत समझेंगी। तारा साहब, आप बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थी। नाज़रीन, हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। सबसे आगे मैं आपको कहेंगे खुशामदीद। अच्छा, सर्दियाँ आती हैं, बहुत सारे और मामलात हम डिस्कस कर रहे होते हैं, लेकिन जो स्किन की खराबी होती है वो अपनी जगह पे रहती है।
कुछ लोग कहते हैं हमारी स्किन मजीद ऑयली होना शुरू हो जाती है, कुछ लोग ये कहते हैं कि हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होना शुरू हो जाती है, पैची, रिंकल्स पड़ना शुरू हो जाते हैं, या वो कहते हैं जी इतनी पिगमेंटेशन है, स्किन जो है वो उसका एक जैसा कलर नहीं है पूरी स्किन का। तो ये सारे मसाइल लड़कियां भी फेस करती हैं ऑब्वियसली, और लड़के भी फेस करते हैं। आई एंडोर्स दिस। अच्छा, वो करते हैं, उनको फर्क पड़ता है इस चीज से? पड़ता है जी, पड़ता है। स्किन केयर उनकी होती है नहीं होती? नहीं होती। क्यों? करते ही नहीं है ना। करते वो कहते ना, छोड़ें उस वो क्या था, मुंह तो होता एक साबुन होता है ना जी, तो वो लड़कियों का होता है कि फेस का अलग होता है, और वो एक साबुन होता है, उससे बाल भी वॉश करते हैं, फेस भी, हाथ भी, वो चल जाता है, सस्ते में निपटाते हैं। अच्छा, ये बड़ा जरूरी है आजकल, किस तरह से एग्जैक्टली आजकल जो महंगाई का दौर है उसमें आप अपनी स्किन का किस तरह से ख्याल रख सकते हैं, लेकिन अफोर्डेबल स्किन केयर आपकी रूटीन कौन सी हो सकती है जो कि हम सब मिलकर पूरी सर्दियां फॉलो कर सकते हैं। तो इसी हवाले से बात करेंगे। मैं ज्वाइन किया है डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर अर्मिला जावेद ने। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम जी, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहिबा, सिर्फ मर्द ही आते हैं स्किन केयर के लिए, औरतें ही आती हैं या फिर मर्द भी आते हैं? नहीं, ज़्यादा ख़वातीन आती हैं, लेकिन अवेयरनेस है, और मर्द भी अब काफ़ी ज़्यादा स्किन केयर में दे आर ऑल्सो वेरी अवेयर। और मेरे ख्याल में स्किन को कभी भी हमें टैग नहीं करना चाहिए कि ये ख़वातीन हैं या बच्चे हैं, क्योंकि स्किन तो हर एक की एक ही स्किन है ना। को एज से और जेंडर से टैग करना ही नहीं चाहिए, टैग ही नहीं करना चाहिए। एंड इट्स अबाउट बीइंग हेल्दी। मैं हमेशा कहती हूँ कि जिस तरह से आप अपने ब्लड प्रेशर का ख्याल रखते हैं, शुगर का ख्याल रखते हैं, तो आप अपनी स्किन का भी ख्याल उसी तरह रखें, जेंडर बाइस्ड नहीं होना चाहिए। अब इस मौसम में, विंटर्स में क्या किया जाए? जैसा सबीर ने कहा, अफोर्डेबल स्किन केयर रूटीन क्या होनी चाहिए, क्या हो सकती है? जनरली ये होता है कि स्किन जो होती है, जिस तरह से आपने कहा समटाइम्स बहुत ड्राई हो रही है या ऊपर रिंकल्स आ रहे हैं, आमतौर पे जो हमारे क्लिनिक पर आके लोग कहते हैं, वो कहते हैं जैसे ही चेहरा धोते हैं तो बहुत सख्त होने लग जाता है, ऐसे लगता है जैसे स्किन खिंच रही है। इसी तरह हाथों की स्किन भी, पैरों की स्किन भी बहुत ज़्यादा खिंचने लग जाती है, उस पर क्रैक्स आने लग जाते हैं। मेन प्रॉब्लम विंटर्स में यही हम फेस कर रहे होते हैं, और ये दिस इज़ बिकॉज कि आप प्रोडक्ट या तो सही नहीं यूज़ कर रहे हो, बहुत गर्म पानी का इस्तेमाल होने लग जाता है, साबुन बहुत सख्त वाला जो एंटी बैक्टीरियल सोप्स हैं वो बहुत ज़्यादा बच्चे भी यूज़ कर रहे हैं, घर पे वो यूज़ हो रहा होता है, उसी से ही। एंटी बैक्टीरियल सोप का चेहरे पर इस्तेमाल नुकसानदेह होता है? एंटी बैक्टीरियल सोप ज़रा थोड़ा सा हार्श होता है, थोड़ा हार्ड होता है। जो नॉर्मल सोप्स होते हैं उनमें थोड़ा मॉइस्चराइजिंग एलिमेंट डला हुआ होता है, लेकिन जो एंटी बैक्टीरियल्स होते हैं वो ड्राइनेस ज़्यादा क्रिएट करते हैं स्किन पे। तो बच्चों को मना कराना चाहिए कि जब वो एड्स वगैरह की वजह से वो बड़े वो एंथुजियास्टिक होते हैं कि हमने बस क्लीन रखना है अपने आप को, डिफरेंट एड्स आ रहे होते हैं, तो बच्चे वही सोप लेके आते हैं, वही इस्तेमाल करते हैं बार बार। हैंड वॉशिंग बिकॉज कोविड की वजह से भी एक कल्चर बन गया, और इसके अलावा भी बच्चे हाथ वगैरह बहुत ज़्यादा धो रहे होते हैं, मिट्टी से खेल के आते हैं, तो ड्राइनेस हो जाती है। ख़ास तौर पे इस हिस्से के ऊपर बच्चे आएंगे, उनको क्रैक्स पड़े होंगे, ड्राई हुई भी होती है। साथ में जब वो ऐसा कपड़े इस्तेमाल करते हैं जो वुल के बने हुए होते हैं, तो जो एक्जिमा प्रोन स्किन होती है उस पर ज़्यादा खारिश करते हैं, ज़्यादा इचिंग रेडनेस हो जाती है। तो मेरे ख्याल में एक तो सोप्स का इस्तेमाल, बहुत माइल्ड सोप्स जो हैंड मॉइस्चराइजर्स मिलते हैं फ़ौरन उसको लगा लिया जाए, और बहुत महंगा मॉइस्चराइज़र यूज़ करने की कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। और घरों पे तो अगर सिंपल जो पेट्रोलियम जेली होती है, अगर वो भी रात को बच्चे हाथों पे, पैरों पे लगा लें या लिप्स के ऊपर लगा लें, जहाँ पे भी क्रैक्स हैं उधर लगा लें, तो बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। और सुबह उठेंगे तो रिलैक्स्ड होगी स्किन, रिलीव्ड होगी। इसके अलावा जो एक्जिमा प्रोन लोग हैं उनको चाहिए कि वो नहाने से पहले, मतलब बात से पहले भी थोड़ा सा अगर ऑयल का मसाज उन एरियाज़ पे कर लें जो एक्जिमा वाले एरियाज़ हैं, ज़्यादा क्रैक्स आ रहे हैं, तो उसमें भी आसानी हो जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, वैसे अगर देखा जाए तो हाथों की भी हम अक्सर केयर कर रहे होते हैं। पहले तो हम हमारा फेस अच्छा दिखे, फिर हाथों की भी हम केयर कर रहे होते हैं। सर्दियों में ऐसा होता है कि आप पाँव की जितनी मर्जी केयर कर लें वो डार्क ही रहना शुरू हो जाते हैं, चाहे आप वही प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, लेकिन वो ठीक नहीं हो पा रहे होते, मतलब या डार्क होते हैं या ड्राई होते हैं या उसमें क्रैक्स बहुत ज़्यादा पड़े हुए होते हैं। क्रैक्स होते हैं, इवन जख्म भी हो जाते हैं लोगों को। पाँव की केयर के लिए ये होता है कि हम लोग स्पेशल एमोलिएंट्स और ऑइंटमेंट्स बना के देते हैं, जिसके अंदर हम लोग यूरिया डालते हैं। इसके अलावा ये डिस्पेंस किए जाते हैं, आम फार्मेसीज इनको डिस्पेंस करके देती हैं, उसमें हम यूरिया डालते हैं, हम उसके अंदर लैक्टिक एसिड या कोई ऐसी चीज़ डालते हैं जो थोड़ा सा जो स्किन की लेयर्स जम गई हैं उनको रिलीव करें, उनको उतारने में हेल्प करें। कुछ ऐसी खवातीन होती हैं जिन्होंने या तो कोई बहुत अच्छी स्किन केयर रूटीन रखी होती है, या समटाइम्स कहा जाता है कि उनके प्रोसीजर्स ऐसे करा लिए कि उनकी स्किन बहुत अच्छी है। फॉर एग्जाम्पल मरियम नवाज साहिबा
और मैं इस मिसालें दूं, मानूर बलोच साहिबा, ऐसी और बहुत सी एग्जांपल्स हैं हमारे पास। उन्होंने माना कभी खुद नहीं है, लेकिन देख के नजर आ रहा होता है कि इतनी पोल्यूशन में और जहाँ पर हर किसी की स्किन मुतासिर हो रही है, उनकी स्किन मुतासिर नहीं हो रही होती है। तो ये अरमला साहिबा बेहतर जवाब दे सकते हैं कि जो खवातीन जिनकी स्किन बहुत अच्छी होती है, बढ़ती उम्र के साथ भी वो ऐसा क्या खास काम करते हैं? अरमला साहिबा, आप बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है और अच्छा सवाल है। देखिए, बात ये होती है, एक तो जेनेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं कि आपके ख़ानदान में आपको जीन्स क्या मिले हैं। वैसे नवाज शरीफ साहब भी आप बड़े गुलाबी से बिल्कुल, मैं इसलिए ये बात इसलिए कह रही हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि हर एक ने सर्जरीज या प्रोसीजर्स करवाए हुए हों, तो एक जेनेटिक्स भी होती है। दूसरी चीज़ आ जाती है कि ऑफ कोर्स एज के साथ जो एक सिंपल सी बात है कि स्किन लूज़ भी होगी और स्किन का टेक्सचर भी चेंज होगा, स्किन की क्वालिटी भी अफेक्ट होगी, तो उसके साथ बहुत से प्रोसीजर्स होते हैं जो हेल्प करते हैं, लेकिन उन प्रोसीजर्स को आपने सही वक्त पे शुरू करना है। प्रोसीजर्स को, जो भी आपके ट्रीटमेंट्स है स्किन के या स्किन केयर है, वो आपने अर्ली स्टार्ट करनी होती है, तो ही वो आपको ज़्यादा फ़ायदा लॉन्ग टर्म दे सकता है। उसमें क्या होता है, जिस तरह हाइलुरोनिक एसिड एक सिंपल प्रोडक्ट है, स्किन के अंदर हर जगह पे हाइलुरोनिक एसिड मौजूद है और उसका काम होता है मॉइस्चर को लॉक करना, स्किन को प्लम्प रखना, स्किन को हाइड्रेटेड रखना, और स्किन में ऑफ कोर्स एक जो नेचुरल ग्लो होता है वो उसी वजह से ही होता है। तो हाइलुरोनिक एसिड आप बहुत सी क्रीम्स में अवेलेबल है, सीरम्स में अवेलेबल है, मॉइस्चराइजर्स की फॉर्म में अवेलेबल है। एक हाइलुरोनिक एसिड आपकी स्किन के लिए बहुत मुफीद होता है। ये बहुत मुफीद एक सबके लिए वन ऑफ द प्रोडक्ट्स है जो सबके लिए मुफीद है, और इसके कोई साइड इफेक्ट्स भी ऐसा सच नहीं है कि इसको लगाने से आपको इरिटेशन हो जाएगी या दाने निकलेंगे, ऐसी चीज़ नहीं। महंगा होता है, डिपेंड्स कि कौन सी प्रोडक्ट आप किस ब्रांड की प्रोडक्ट ले रहे हो। एक कॉलर भी आ गई है जी, लेकिन एक कॉलर है, उनका सवाल ले लेते हैं। मिसेस हसीब रावलपिंडी, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम सर, डॉक्टर साहब से बात करनी थी। जी कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। डॉक्टर साहब, मेरा एक बेटा है एक बेटी, दोनों के कमर में भी खारिश होती है और सर पे भी खुश्की और बाल गिरते हैं, बहुत सख्त ज्यादा बाल गिरते हैं। जी डॉक्टर साहब, देखिए, हम ये खुश्की का प्रॉब्लम भी सर्दियों में बहुत कॉमन होता है। इसके लिए आपको ऐसे शैम्पू इस्तेमाल करने पड़ेंगे जिनको आम ज़बान में जब आप केमिस्ट पे लेने के लिए जाएंगे तो एंटी फंगल शैम्पूज़ कहते हैं। सिंपल शैम्पू की फॉर्म में दवाई मिलती है जो 1% कीटोकोनाज़ोल या 2% कीटोकोनाज़ोल इसके अंदर डला होता है, दवाई डली होती है, और अगर इसका इस्तेमाल किया जाए तो खुश्की में काफ़ी हद तक कंट्रोल। हॉट शावर्स ना लें, अब बहुत तेज़ गर्म से पानी से आपने नहीं नहाना, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा खुश्की होगी तो ये इस्तेमाल करना पड़ता है एंटी फंगल शैम्पूज़। इसके अलावा हमारे पास जो लोशन फॉर्म में दवाइयाँ भी मिलती हैं जो रिलीफ देती हैं इचिंग में, और जो बहुत बच्चे फिर खारिश करते हैं और ज़ख़म बन जाते हैं तो वो दवाई भी आपको लेनी पड़ती है। लेकिन बेहतरीन यही है कि जो भी आपका करीबी डॉक्टर है उसको दिखाएं ताकि वो स्किन को एक दफ़ा देखे, बालों को एक दफ़ा देख ले और उसके हिसाब से रीज़न क्या है और कितना डैमेज हो चुका है, आपके लिए क्या बेहतर। और जनरली जो है वो मॉइस्चराइज अपने फेस को बार बार करें। यही कहते हैं जब भी आप सोप का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप फेस वॉश का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें उसके फौरन बाद जितनी मरतबा आप वॉश करें उसके फौरन बाद अपने फेस पे मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल कर लें, लाइट सा मॉइस्चराइजर, उससे आपकी स्किन हाइड्रेटेड। अगर आप सनब्लॉक भी इस्तेमाल करें तो उसमें भी मॉइस्चराइजर्स डले हुए होते हैं, तो आप अगर सनब्लॉक लगा लेते हैं विद मॉइस्चराइजर, एडेड मॉइस्चराइजर, तो एक एप्लीकेशन। ऑयली स्किन वालों के लिए भी यही है या सिर्फ ड्राई स्किन वालों के लिए जो सनब्लॉक्स और प्रोडक्ट्स होते हैं वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं कंपेयर टू नॉर्मल स्किन, ठीक है, क्योंकि ऑयली मॉइस्चराइजर होता है उसमें भी मॉइस्चराइजर लेकिन ऐड करना जरूरी है, क्योंकि एक ये मिथ भी होती है कि जिनकी ऑयली स्किन है वो बिल्कुल मॉइस्चराइजर इस्तेमाल ना करे, उससे उनकी स्किन और डेड होना शुरू हो जाती है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थी, वक्त बहुत मुख्तसर था। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इतना ही, दोबारा मुलाकात कल करेंगे। अल्लाह हाफिज।